इस समय की सबसे बड़ी खबर क्या है? ईडी ने 752 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ा झटका। नेशनल हेराल्ड स्कैम में वाईआईएल एंड एजेएल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा, राहुल गांधी से 5 दौर की पूछताछ ईडी ने की थी दिल्ली में, जिस पर कांग्रेस ने दिल्ली की सड़कों पर बड़ा बवाल काटा था। पांचों दिन 3 दिन तक सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी और उन 3 दिनों में भी कांग्रेसियों ने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश को ही जैसे सिर पर उठा लिया था। और उस समय लाइव प्रसारण हो रहे थे सभी टेलीविजन चैनलों पर। तरह तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हों, उनको भी तलब कर लिया गया था। देश भर से कांग्रेसी दिल्ली पहुंचने लगे थे। ऐसा लगा था कि जैसे इन पर कोई बहुत बड़ी ज्यादती की जा रही हो। वास्तविक स्थिति क्या है? ये जो केस था जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हुई, ये 2012 का केस है, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इन पर गंभीर आरोप लगाए थे कि इन्होंने एजेएल की जो संपत्ति है वो हड़पने के लिए 2010 में एक नई कंपनी खड़ी कर दी और फिर कुछ लाख रुपए में एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने का षड्यंत्र रचा। जो कार्रवाई ईडी ने अब की है, ये देश भर में फैली हुई संपत्ति है। इसके बारे में जो ईडी है उसका कहना ये है कि आईपीसी की धारा 406 के तहत आपराधिक विश्वासघात, आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी और धोखाधड़ी से संपत्ति दिलवाने, आईपीसी की धारा 403 के तहत संपत्ति की बेईमानी से गबन करने और आईपीसी की धारा 120 के 20 बी के तहत आपराधिक षड्यंत्र के अपराध का मामला बनता है। यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने फ्रॉड किया है, अपराध किया है, बेईमानी की है और एजेएल की संपत्ति को हड़पने की साजिशें रची हैं। इस पूरे मामले पर प्रकाश डालने के लिए और इसका डिटेल गहराई से विवेचन करने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। विजय सरदाना साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। विजय जी से जुड़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजय जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, प्रणाम। बहुत शोर हो रहा था उस समय, मोदी जी बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। इन्होंने मोदी जी की कौन सी भैंस खोली थी कि उसके बदले में फिर मोदी सरकार ने इनके पीछे ईडी लगा दी या दूसरी एजेंसियां लगा दी। अब ईडी ने ये संपत्ति इनकी जब्त की है। कुल मिलाकर के इनकी 76% की इसमें भागीदारी बताई गई है। 751 दशमलव समथिंग करोड़ की ये संपत्ति है, यानी 750 करोड़ की संपत्ति है। विजय जी, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए कि ये किस तरह का पूरा मामला है। और इस समय चूंकि 5 राज्यों में चुनाव हैं, हालांकि 3 राज्यों में मतदान हो चुका है, तो इस तरह की कार्रवाई का क्या राज्यों के चुनाव पर भी किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ता है? इनकी कोई मुश्किलें बढ़ेंगी क्या? ओंकार जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, बहुत स्वागत है। देखिए, ये वो केस है जब हम राजनीतिक गलियारों में बात करते हैं और अक्सर आपने सुब्रमण्यम स्वामी को ये कहते सुना होगा कि जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो बेल पे बाहर है और ये बेल कोर्ट्स ने दी है, तो ये किसी भी दिन जेल जा सकते हैं। ये आर्ग्यूमेंट लेके अक्सर आपने उनको टीवी चैनल्स पे सुना होगा, देखा होगा।
लेकिन ये पूरा मामला क्या है, इसको अगर समझेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल इसमें समझ में आता है। जी, ये जी। केस इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। ये जो अखबार है नेशनल हेराल्ड, जिसकी प्रॉपर्टीज को लेके इस समय पूरा विवाद हो रहा है, ये 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाकी जो उनके फ्रीडम फाइटर साथी थे उनके साथ मिलके ये एक अखबार शुरू किया था। और ये अखबार का पर्पस ये था कि हम भारत की स्वतंत्रता के लिए एक आवाज देना चाहते हैं, जनता के बीच में हम स्वतंत्रता का जो मैसेज है और जनता को क्या करना है, हमारे विचार, ये सब हम उस पे रखना चाहते हैं। तो नेशनल हेराल्ड के लिए एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। ये 1937 में बनी थी कंपनी। अखबार शुरू हुआ था 38 में। और नेहरू के साथ करीब 5000 और फ्रीडम फाइटर्स थे जो इस कंपनी के शेयर होल्डर बने थे। यस। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी किसी इंडिविजुअल की नहीं थी। जो मैं आपके सामने और दर्शकों के सामने जो तथ्य रख रहा हूं, इस बैकग्राउंड को समझना जरूरी है, क्योंकि केस वहां से समझ में आएगा कि आज ये डिस्प्यूट कोर्ट में क्यों गया है और जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा और जिस तरह से इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ और आज जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है, उन सब का इस पूरी घटनाक्रम से लेना देना है। इसीलिए इसको समझना, बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। और पर्पस ये था कि हम इसको जनता की आवाज बनाएंगे। तो इंग्लिश में अखबार निकाला, उसका नाम था नेशनल हेराल्ड। इसी तरह से उन्होंने हिंदी और उर्दू में भी अखबार निकाले थे। तो तीनों भाषाएं भारत में प्रचलित थी, तीनों के अंदर उन्होंने अपने विचार रखने का प्रावधान किया था। ये तो थी आजादी से पहले की बात। जब आजादी मिल गई देश को 1947 में, तो फिर ये हेराल्ड जो पेपर था, नेशनल हेराल्ड, ये कांग्रेस का माउथपीस बन गया। मतलब कांग्रेस पार्टी का अपना अखबार आप ये कह सकते हैं, ये बन गया। और जब ये अखबार बना तो निश्चित रूप से अखबार जब चलता है तो उसकी आमदनी होनी चाहिए। लेकिन हुआ ये कि ये अखबार, चाहे कोई भी कारण रहे हो, 2008 में ये अखबार बंद हो गया। और बंद होने से पहले इस अखबार को चलाने की कोशिश की गई। जैसा मैंने पहले कहा कि यह अखबार आजादी के बाद कांग्रेस का माउथपीस बना। तो कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए की जो लोन था, एज ए पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने अपनी इस अखबार, जो एक अलग से कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको उन्होंने लोन दिया कि आप काम जारी रखें। लेकिन वो पूरा काम ढंग से चल नहीं पाया और 2008 में इस अखबार को बंद करना पड़ा, क्योंकि वो 90 करोड़ का जो डेट था वो चुका नहीं पाए और उनके पास आगे काम करने के पैसे नहीं थे। अब हुआ क्या कि जब ये कंपनी बंद हुई 2008 में, तो इसका जो 2010 का जो आंकड़ा आया पब्लिक में, पता लगा कि, अब आपको याद होगा, शुरू में इसमें 5000 शेयर होल्डर थे। 2010 तक ये शेयर होल्डर घट के रह गए 1057। इसका मतलब अभी भी ये कंपनी किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी। और 2000, अब इन्होंने क्योंकि 90 करोड़ का नुकसान भी कर लिया था कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी ने अपनी बुक्स में लिख लिया था कि अब ये पैसा वापस नहीं आने वाला है। मतलब टेक्निकली जिसको आज हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मेंस एसेट, एनपीएस, जैसे बहुत सारी कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं, तो ये अखबार भी दिवालिया हो गया। इसको कांग्रेस ने अपनी बुक्स में नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में लिख दिया कि ये पैसा वापस नहीं आने वाला है। यहां तक थी इस कंपनी की कहानी, जो नेशनल हेराल्ड का मुद्दा है। यह था एक भाग इस पूरी कहानी का। अब इसमें जिसके कारण यह पूरा केस बना, वो है इसका दूसरा भाग। तो अभी तक तो आपने नेशनल हेराल्ड का इतिहास और उसकी सिचुएशन समझी। 2008 में ये कंपनी बंद हुई। 2010 में, जैसा मैंने कहा, कि करीब 1057 शेयर होल्डर थे, लेकिन ये कंपनी बंद थी और इसके पास एसेट्स थे।
क्योंकि ये कंपनी अखबार का काम करती थी, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई थी, तो भारत के बहुत सारे प्रमुख शहरों में इनको इवन, क्योंकि आपको पता है जब आजादी मिली थी तो उस समय हर राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, और नेहरू जी क्योंकि देश के प्रधानमंत्री थे, सारी जगह कांग्रेस की सरकारें थी, तो उन्होंने सस्ती दरों पे महत्वपूर्ण शहरों में इनको सस्ती दरों पे जमीनें दी, जिसकी अनुमानित लागत या जो एसेट वैल्यू हम ये कह सकते हैं वो करीब 2000 करोड़ के आसपास आकी गई है। ये एक एस्टीमेट है। अब हुआ ये कि ये कंपनी 2008 में बंद हो गई, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके थे। जी हाँ। एक नया घटनाक्रम शुरू होता है 2011 में। ये सारे सीक्वेंस में आपको इसलिए लग रहा हूं ताकि ये पूरी स्टोरी आपको लॉजिकल वे में समझ में आ जाए। जी जी। जब ये कंपनी 2011 में एक नई कंपनी बनी जिसका नाम था यंग इंडिया, और यंग इंडिया कंपनी में 4 डायरेक्टर थे। एक राहुल गांधी, एक सोनिया गांधी, इन दोनों की संपत्ति थी करीब 76%, और 2 लोग और थे, मोतीलाल वोरा एंड शायद ऑस्कर फर्नांडिस। उन यस। दोनों की मिला के जो शेयर होल्डिंग थी वो थी 24%, तो ये हो गई 100%। कहां पे 1000 शेयर होल्डर्स थे नेशनल हेराल्ड में, वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन एक नई कंपनी बनी 2011 में, 4 लोग उसके शेयर होल्डर्स थे। टेक्निकली ये एक प्राइवेट कंपनी हुई, ना ये लिस्टेड थी ना ये कहीं और थी, ये एक हिसाब से प्राइवेट कंपनी हुई। जब ये प्राइवेट कंपनी हुई और 2008 से लेकर 10 की बैलेंस शीट अगर आप देखें तो कांग्रेस ने लिख दिया था कि ये 90 करोड़ आएंगे नहीं, तो यंग इंडिया ने कहा कि ये आपकी जो बैंकरप्ट कंपनी है एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जिसके अंदर सारे नेशनल हेराल्ड के एसेट्स थे, वो कंपनी आप हमको दे दो 50 लाख में, क्योंकि आपके लिए तो वो बैंकरप्ट हो गई है कंपनी, और वो कंपनी बंद हो गई है, और 90 करोड़ का वो लोन में नहीं चुका पा रहे हैं। ये बात अलग है कि उनके पास 2000 करोड़ के एसेट्स हैं, लेकिन वो आपका 90 करोड़ का लोन नहीं चुका पा रहे हैं। ये कंपनी आप हमको बेच दो 50 लाख रुपए। कांग्रेस पार्टी ने ये कंपनी यंग इंडिया को 50 लाख को ट्रांसफर कर दिया, तो 50 लाख में नोशनल वैल्यू में। और इस बात को समझना होगा कि यंग इंडिया भी नई कंपनी थी और उसके पास कोई रेवेन्यू जनरेशन मॉडल नहीं था। इस कंपनी का कोई व्यापार नहीं था, ये सिर्फ कंपनी, जिसको आप शेल कंपनी कहते हैं, उस रूप में बनाई गई थी। जब ये कंपनी बनी और एजेएल के जो एसेट्स थे, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के जो एसेट्स थे, वो जब इस कंपनी को ट्रांसफर किए गए यंग इंडिया को, तो यंग इंडिया ने क्या कहा, इन्होंने एसोसिएटेड जर्नल को कहा कि भैया देखो, आपने कांग्रेस पार्टी से 90 करोड़ लिए थे, आप वो 90 करोड़ चुकाइए। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। तो उन्होंने कहा अगर आप 90 करोड़ नहीं चुकाते हैं तो आप अपने एसेट हमारे नाम कर दीजिए। ये टिपिकल चाइनीज मॉडल है। अगर आप देखा हो कि श्रीलंका के पोर्ट को चाइना ने क्या किया कि हमने $2 बिलियन पोर्ट बनाने में लगाए हैं, अब आप कमा नहीं पा रहे, घाटे में हो, कोई बात नहीं, अब आप पोर्ट के या तो पैसे दे दो नहीं तो पोर्ट दे दो। सेम मॉडल कांग्रेस पार्टी ने चाइना के साथ मिलकर शायद सीख लिया होगा कि अगर या तो आप 90 करोड़ दे दो नहीं तो आप एसेट दे दो। तो वो जो एसेट थे वो यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिए गए। ये था पूरा कहानी 2011 की। यहां तक अभी कोई घपले की सूचना या कहीं किसी तरह का केस नहीं था। अब घटनाक्रम शुरू होता है केस का, लिटिगेशंस का 2012 से। जी हाँ। और जब सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में ट्रायल, उसमें लोअर कोर्ट में ये कहा और कुछ लोगों ने शिकायत करी कि कैसे एक कंपनी जो नॉन प्राइवेट कंपनी है अपने एसेट वर्चुअली थ्रो अवे प्राइस पे एक प्राइवेट कंपनी को दे देती है, इसके पीछे जरूर चीटिंग है, फ्रॉड्स हैं, क्योंकि इस कंपनी को पूरे देश में, बिकॉज ये पत्रकारिता में थी,
इनको सस्ती दरों पे जमीनें दी गई जो अब यंग इंडिया के कब्जे में है। और उस कंपनी के जो मालिक हैं वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी यही परिवार है। जो ट्रेजरर कांग्रेस पार्टी का है मोतीलाल वोरा, वो ही यहां पे भी बोर्ड में है। तो ये सारा घालमेल है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये एक फ्रॉड का केस है विद मेलिशियस इंटेंशन, मतलब खराब नीयत से करे गए ये पूरे काम है। इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये पूरा जो हेराल्ड का केस है सर, इसका बैकग्राउंड ये है जो मैंने आपके दर्शकों के सामने रखा। यानी हम अगर सीधे शब्दों में कहें तो जिस एजेएल की मालकिन एक तरीके से सोनिया गांधी थी, क्योंकि वो कांग्रेस के स्वामित्व वाला ही एक वेंचर बन गया था, भले ही वो ट्रस्ट का हो, अखबार और 1000 शेयर होल्डर फिर भी उसमें हो, पर मालकिन वहां भी सोनिया गांधी थी। सोनिया गांधी के मालकिन रहते एजेएल दिवालिया घोषित हो गई। कांग्रेस पार्टी ने, जबकि कानूनन वो किसी को लोन नहीं दे सकती है, 90 करोड़ रुपया एजेएल को दे दिया। वो 90 करोड़ रुपया भी सोनिया गांधी की एजेएल ने उड़ा दिया या बर्बाद कर दिया या फूंक दिया। उसके बाद सोनिया गांधी की कंपनी ने एजेएल को एक तरीके से नई कंपनी ने, सोनिया गांधी की नई कंपनी ने सोनिया गांधी की पुरानी कंपनी को या ट्रस्ट को एक तरीके से हड़प लिया, हड़पने की कोशिश की। तो पूरा घालमेल एक ही परिवार के भीतर है विजय जी, और बहुत स्पष्ट फ्रॉड दिखाई दे रहा है ये, जो अब देखिए ईडी ने पूरी तरीके से स्ट्रीमलाइन कर दिया है, खोल करके सामने रख दिया है। सर देखिए क्या होता है कि देयर इज एक बिजनेस में और कानून में एक बहुत सीधी सी बात है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पहली बात। दूसरा, अगर आपके पास कोई एसेट है जिसको आप डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, तो आर्म्स लेंथ में, जिसको आर्म्स लेंथ कहा जाता है, कि आप उसको ऐसा प्रतीत ना हो कि आपने आपस में ही रिश्तेदारी में, भाई भतीजावाद में या कुछ और ऐसे लोगों के साथ मिलकर ट्रांजैक्शन किया जिसमें आपका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट था, तो उसको गैर कानूनी माना जाता है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ये सब जो मुद्दे हैं कमर्शियल वर्ल्ड में, ये कोर्ट इनको बहुत सीरियसली लेता है। इसीलिए अगर आप पूरे प्रोसेस में देखें तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस इनके होते हैं, उसको लेके कोर्ट और सेबी और जितनी भी सरकारी संस्थाएं या कानून होते हैं उनको लेके बड़ा ऐतराज जताया जाता है। ऑडिट में इसका इश्यू आता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर आपको कोई एसेट बेचना भी है या ट्रांसफर भी करना है, आप उसका ऑक्शनिंग करें, उसका मार्केट वैल्यू निकालें। क्योंकि यहां बहुत आसान था कि अगर मान लीजिए, अगर नेशनल हेराल्ड को कांग्रेस पार्टी के, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को चंदा मिलता है, उनके डोनर्स होते हैं, और वो डोनर्स अपना पैसा देते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, उसके समर्थन में। वो किसी व्यापारिक गतिविधि के लिए नहीं देते हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, भारत का जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसके हिसाब से किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में या व्यापारिक गतिविधियों के अंदर सम्मिलित नहीं हो सकती। तो आपने जो लोन दिया है वो एक कमर्शियल एक्टिविटी है, ये ग्रांट नहीं है। या जो नेशनल हेराल्ड है वो कांग्रेस पार्टी का मुख्य पत्र नहीं था, वो एक अलग कंपनी थी, उसके अंदर वो अखबार चलता था। तो एक तो ये मुद्दा इशू आया लीगल। दूसरा लीगल मुद्दा ये आया कि अगर आपको 90 करोड़ रुपए वापस करने हैं तो आपको फिर 2000 करोड़ के आसपास की संपत्ति यंग इंडिया को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं थी। आप कोई भी अपना एसेट, अगर दिल्ली की ही मैं बात करूं, नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग आप जानते हैं, आप सारे बड़े अखबारों के दफ्तर उसके आसपास ही हैं। उस बिल्डिंग की कीमत ही शायद 2 से 5 हजार करोड़ रुपए होगी, अगर आज भी आप उसको ऑक्शन करेंगे।
मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको 90 करोड़ देना था, तो आप उसका एक पोर्शन ऑक्शन करते, एक फ्लोर ऑक्शन करते, या आपके पास इतने सारे एसेट थे दिल्ली के बाहर, चंडीगढ़ में, लखनऊ में, भोपाल में और बहुत सारी जगह पे, कोई भी आप एक ऐसा एसेट ऑक्शन कर देते जिससे आपको 90 करोड़ मिल जाते, क्योंकि इनकी सारी प्रॉपर्टीज प्राइम लोकेशन पे थी। दो कारण थे। एक तो आजादी के बाद इनको मिली थी, तो उस समय शहर छोटे थे, तो जिसके पास भी जमीन थी वो अच्छे आज शहरों के बीच में आ गई। दूसरा, क्योंकि ये अखबार के लिए प्रॉपर्टीज थी, तो अपने आप में अखबार का ऑफिस एक लैंडमार्क होता है, तो उसकी कीमत, उसके आसपास जमीन की कीमत वैसे ही काफी बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक प्रोमिनेंट लोकेशन बन जाती है। तो कोई भी एक छोटा सा ऑफिस बेच देते 90 करोड़ में, और कांग्रेस को 90 करोड़ वापस कर देते, आपको यंग इंडिया में ये सारे घालमेल करने की जरूरत ही नहीं थी। तो तरीका था 90 करोड़ चुकाने का। लेकिन जैसा हमने कहा कि यहां पे जो पूरा मुद्दा आया है बनके, जिसके कारण आज समस्या हो रही है, वो समस्या हो रही है इस एसेट ट्रांसफर को, कि एक कंपनी जिसकी कैपिटल सिर्फ 5 लाख है, जिसका अपना कोई इनकम सोर्स नहीं है, वो कंपनी को आप पूरा 2000 करोड़ का एसेट 50 लाख में दे देते हो, और वो कंपनी भी 50 लाख नहीं दे पाती, और सारे एसेट आप 50 लाख के रूप में दे देते हो। तो ये जो सारा घपला हुआ, ये वास्तव में एक सीरियस मैटर है। इसीलिए ये 4-5 धाराएं, फ्रॉड की, मैनिपुलेशन की, कॉन्स्पिरेसी की, ये सारी धाराएं इस पूरी ट्रांजैक्शन पे लगी। और यही केस स्वामी जो है सुब्रमण्यम स्वामी, वो कोर्ट में लेके गए, ट्रायल कोर्ट में। उन्होंने फिर इसके पे आदेश दिया कि इसकी जांच होनी चाहिए, और ये पूरी कार्रवाई आज एक एक कदम चलते चलते यहां तक पहुंची। विजय जी, आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। 2012 में ये मामला सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत के समक्ष वो लेकर के गए, इस मामले को उठाया, और जमानत कब जाकर के ली इन्होंने, और वो भी सुप्रीम कोर्ट तक गए ये कि इस केस को तो खारिज ही कर दीजिए, ये तो केस टेकअप करने के लायक ही नहीं है। जब अदालत ने इस मामले में इनको राहत नहीं दी, तो फिर जमानत ना लेनी पड़े, इसके लिए भी ये अलग अलग अदालतों में लड़े, कई साल तक लड़े। ये इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा मैनिपुलेशन, आंखों में धूल झोंकने वाली कार्रवाइयां, एक पॉलिटिकल पार्टी को हेड करने वाले लोग कर रहे थे, उस समय कर रहे थे जब केंद्र में इनकी अपनी सरकार थी, अपने प्रधानमंत्री थे। ये नैतिकता के लिहाज से भी, कानून के लिहाज से भी, जो राजनीति में हम शुचिता की या उच्च मानदंडों की बात करते हैं, उसके लिहाज से भी बहुत बड़ा फ्रॉड था। और ऐसे लोगों को, ऐसे फ्रॉड लोगों को अदालतें भी बहुत लंबे समय तक जमानत पर क्यों बाहर रहने देती हैं? सर, यही एक विरोधाभास है हमारे जुडिशियल सिस्टम में, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, चाहे वो कांग्रेस की लीडरशिप हो, चाहे वो आम आदमी की पार्टी की लीडरशिप हो, या कोई और लीडरशिप हो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोर्ट खुद इन चीजों में भेदभाव करता है, जिसके कारण कोर्ट की अपनी जो इमेज है वो खराब होती है। आधी रात को पॉलिटिशियंस के लिए, मतलब लेट इवनिंग कोर्ट खोल देना, पॉलिटिशियंस के लिए स्पेशल सैटरडे को बेंच बना बैठा देना, वगैरह वगैरह, या एक्टिविस्ट को, इस तरह की कहीं ना कहीं एक ये जो अ, अलग से एक स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट जो दिया जाता है पॉलिटिकल लीडरशिप को, ये कहीं ना कहीं कोर्ट की अपनी इमेज और मर्यादा को गिराता है। इस बात को मुझे लगता है जजेस को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संविधान में पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, या किसी भी वीवीआईपी के लिए या वीआईपी के लिए कोई स्पेशल प्रावधान नहीं है। ना उनके लिए प्रिविलेजेस हैं, ना उनके लिए कोई एक्सेप्शन या एग्जम्पशन है। इस बात को जब तक हम नहीं समझेंगे, तो कोर्ट की मर्यादा को
जो हम कहते हैं कि लोग सोशल मीडिया पे कोर्ट के बारे में इतनी बातें उछालते हैं, उसके लिए जिम्मेवार कोर्ट के अपने एक्शन हैं, जिसको हम कहते हैं कि कोर्ट अपनी बात तो बोलता है कि भाई सब काम होंगे। जैसे भी पिछले दिनों भी कोर्ट ने कहा कि फास्ट ट्रैक जो ट्रायल होनी चाहिए, 1 साल में आप इनके जजमेंट लीजिए। मैंने अपने चैनल पे इस पूरा एक वीडियो बनाया है कि अब पॉलिटिशियंस के लिए बेल का खेल खत्म होगा। ये मेरे चैनल पे एक वीडियो है, जो दर्शक देखना चाहें। उसमें मैंने इसी बात को कहा है कि हाई कोर्ट को यह निर्देशित किया गया है कि जितने पॉलिटिकल केस हैं, आप उनको फास्ट ट्रैक पे लीजिए। जो स्टे लगाया हुआ है, उन सबको लिस्ट आउट करिए और उनके स्टे को वेकेट करवाइए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी की जो 19 दिसंबर 2015 को जो पटियाला कोर्ट में जो बेल दी गई है सबको, क्या पटियाला कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट इस बेल को वेकेट करेगा? क्योंकि ये तो अब आपके अपने ही बनाए हुए कानूनों के ऊपर बात आ जाती है। दूसरी बात, क्या ये जो केस है जिसके ऊपर अब तो प्रॉपर्टी भी अटैच हो गई है, अब इसके इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या इस मुद्दे को फास्ट ट्रैक किया जाएगा, क्योंकि एविडेंस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास है इस समय। तो अगर ऐसा होता है तो 2024 के चुनाव से पहले ये पूरा केस अपने आप में बहुत बड़ी घटना हो सकता है। इस बात को हमें समझना होगा। तो रही बात कि भाई अब आगे क्या होगा सर, अब तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का मेरा ये कहना है कि अब जो आपने कहा कि इनको ये सब करने की आजादी थी क्योंकि सरकारें इनकी थी। सर, सरकारें इनकी थी, जजेस इन्हीं के द्वारा अपॉइंटेड थे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सारे बड़े वकील कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। ये सब चीजें जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यार बड़े आदमी का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये कानून और न्याय प्रक्रिया में तो आम आदमी ही पिसता है। इनको बचाने के लिए कानून भी, जजेस भी आंख बंद कर लेते हैं, वकील भी खड़े हो जाते हैं, सिस्टम भी बदल जाता है, कानून भी बदल जाते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी आंख नाक कान बंद करके बैठ जाती हैं। ये मानसिक धारणा, ये अवधारणा या ये एक सोच समाज में है और थी। अब आने वाले दिनों में पता लगेगा कि क्या इसमें कोई आगे इंप्रूवमेंट होना है या नहीं होना है। तो इस पूरे घटनाक्रम की सर कहानी ये है कि ये मजिस्ट्रेट में कोर्ट गया, जैसा आपने कहा कि फिर ये हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सब कुछ चलता रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि 15 के अंदर इनको बेल मिली, लेकिन ये केस अभी भी चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक भी कह दिया है कि जो राहुल गांधी की जो टैक्स रिटर्न है उसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। 11-12 में इनके कितने टैक्सेस थे, इन्होंने कितने पे करे, क्योंकि ये उस समय की बात है जब यंग इंडिया बनाया गया था। अगर इनके पास उस समय सोर्स ऑफ इनकम क्या थे, ताकि इन्होंने कंपनी जो 50 लाख में खरीदने की बात करी, तो क्या इनके पास इतने पैसे थे, क्योंकि तो शेयर होल्डर थे। इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, तो इसको जानने के लिए भी 11-12 की जो इनकी टैक्स फाइलिंग थी उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने डिमांड की थी। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप सब कुछ कर लीजिए, लेकिन अगली हियरिंग तक आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब 2019 तक आपको इस पे कार्रवाई नहीं करेंगे। और उस समय भी सुप्रीम जो नेशनल हेराल्ड केस में करीब 64 करोड़ की प्रॉपर्टी को ईडी ने अटैच किया था। मैं बात कर रहा हूं मई 2019 की। तो ये सर पूरा डेवलपमेंट चल रहा है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। और जो ये आज डेवलपमेंट हुआ है, निश्चित रूप से कल और आने वाले दिनों में इस पे राजनीति भी होगी, चुनाव का माहौल भी है। और अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस पूरे केस पे क्या नजर रखते हैं, क्या बताते हैं, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है हाई कोर्ट्स को कि पॉलिटिशियन से रिलेटेड केसेस को फास्ट ट्रैक किया जाए। लेकिन उसमें एक कैच है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो हीनियस क्राइम्स हैं, जिसमें 7 साल से ऊपर की सजा है, उसको कैटेगरी 1 में रखा जाए,
मतलब जैसे अपराध है, कोई रेप का केस है, कोई मर्डर है, कोई और सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, उनको सबसे पहले निपटाया जाए, फिर जिन पे कम सीरियस केसेस हैं उनको निपटाया जाए, और फिर मिसलेनियस कैटेगरी के जो केसेस हैं उनको तुरंत निपटाया जाए। अब इतना बड़ा घपला ये ए कैटेगरी में आएगा या सी मींस मिसलेनियस कैटेगरी में आएगा, अब ये देखना है कि कोर्ट इस तरह के केसेस को कहां क्लासिफाई करता है। अभी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है, अभी 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आर्थिक अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करते समय हथकड़ी ना लगाई जाए। विजय जी, किसी ने हजारों करोड़ का घोटाला कर रखा हो, भ्रष्टाचार कर रखा हो, लोगों को, देश को लूटा हो और विकास के मतलब कार्यों को एक तरीके से पंगु बनाने का षड्यंत्र रचा हो, ऐसे मामलों को हीनियस क्राइम क्यों नहीं माना जाता है हमारे देश में, और ऐसे लोगों को हथकड़ी क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए? सर, इस देश में हथकड़ी इसलिए नहीं लगानी चाहिए इन तरह के व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स को, क्योंकि अभी भी इस देश में टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ। हम लोगों की सामाजिक स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर हम सिर्फ कोई मर्डर हो जाता है, रेप हो जाता है, उसको लेके हम चिंतित होते हैं। लेकिन जब फाइनेंशियल क्राइम्स आते हैं, वहां पे हम लोग एक लीनिएंट व्यू एज ए समाज रखते हैं। हम थोड़े से विचलित होते हैं जब कोई करप्शन का केस आता है। लेकिन अगर कोई बाकी मैनिपुलेशन होता है, चाहे वो बिजनेस में हो, व्यापार में हो, फ्रॉड में हो, मिलावट का काम हो, दवाइयों में मिलावट हो, खाने में मिलावट हो, अभी भी हमारा समाज इन बुराइयों को ये मानता है कि यार ये तो सब चलता है। ये गलती समाज की है, और हम लोगों के इस ढीले रवैये के कारण, और हम में से ही तो लोग जज बनते हैं और उनको भी ये समझाया जाता है, सर ये देखिए तो छोटा सा फाइनेंशियल क्राइम है। तो आप जब करप्शन को जस्टिफाई करते हो और करप्ट आदमी को बेल देते हो और उसके साथ सॉफ्ट पेडलिंग करते हो, तो क्या जजेस इस बात से इग्नोर करेंगे कि आप समाज को क्या मैसेज दे रहे हो? क्योंकि जब आप बोलते हो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, वो आप सिर्फ क्रिमिनल केसेस में लेते हो। किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, कहीं और कोई हीनियस क्राइम हो गया, कोई बहुत ही जघन्य हत्या या अपराध हो गया, आप उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम करके आप का सख्त से सजा देते हो, और या आप ये कहते हो कि दिस शुड बी ए केस टू बी साइटेड, कि ऐसा काम करोगे तो बहुत बुरी सजा होगी। लेकिन जब करप्शन के मुद्दे आते हैं, जब मॉरल मिसकंडक्ट के मुद्दे आते हैं, तो वहां पे कोर्ट भी शांत हो जाते हैं, बेल दे देते हैं, उन व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स को सॉफ्टली हैंडल करते हैं। तो कोर्ट भी ये मैसेज देता है समाज को कि अगर आप भ्रष्टाचारी हो तो घबराओ मत, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है समाज की, वी नो इट, और हम आपको रिलैक्सेशन देंगे, ताकि अगर आपने करप्शन कर भी लिया है तो घबराइए मत, फांसी नहीं होगी। तो हम इस तरह के सॉफ्ट पैडलिंग करके समाज में एक गलत मैसेज देते हैं। क्योंकि देखिए, इसका कारण बहुत सिंपल है सर। अगर आज मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट फाइनेंशियल क्रिमिनल्स को सख्त सजा दे, तो वो प्रेसिडेंस बन जाता है। हम जिस कानूनी व्यवस्था में है ना, हम कॉमन लॉ के लोग हैं। कॉमन लॉ में क्या होता है, जो कोर्ट के पहले के जजमेंट है वो प्रेसिडेंस बनता है। अब क्या होगा कि मान लीजिए 2000 करोड़ की संपत्ति पे आपने लीनिएंट व्यू लिया और बेल दे दी, ठीक है। अगली बार अगर किसी ने 1000 करोड़ का गबन किया, तो मैं कहूंगा देखिए साहब, आपने तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को तो बेल दे दी थी, उन्होंने तो 2000 का घपला किया था, मैं तो आधा से भी छोटा क्रिमिनल हूं, तो उनको जब बेल मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकती? तो कोर्ट कहेगा ठीक है, आप भी ले लो। तो गलत रास्ता किसने दिखाया? कोर्ट्स ने दिखाया। अब कोर्ट ये कह सकता है कि हमारे कानून ऐसे हैं। भाई, आप कानून बदल जाएंगे ना, आप डिसीजन तो ले लीजिए ना। आप उसको, उसकी ग्रेविटी आप बता सकते हो कि ये वो
गैर कानूनी काम है, जिसे 1000 बच्चे या समाज में 5000 लोग बीमार पड़े, गलत अगर एडल्टरेटेड फूड पकड़ा गया, दवाइयां हुई, तो वो भी इनडायरेक्टली एक पॉइजनिंग है समाज का। तो पॉइजनिंग इज इक्वल टू टेररिज्म। ये तो कोर्ट की व्याख्या पे है कि आप उस जघन्य अपराध को कितना सीरियसली प्रोजेक्ट करते हो। अगर कोर्ट जघन्य अपराधों को सॉफ्टली पैडल करेगा तो समाज में गलत मैसेज जाएगा। तो जब 2000 करोड़ के इंसान को आप बेल दे सकते हो, तो 1000-1500 करोड़ वाले को क्यों नहीं दोगे? पहली बात। लेकिन अगर आपने 100 करोड़ वाले को भी कहा बेल नहीं मिलेगी क्योंकि तुमने देश के साथ गद्दारी करी है, धोखाधड़ी करी है, तो 2000 वाला कैसे बच जाएगा सर? फिर तो जितने भी बड़े क्रिमिनल्स होंगे वो तो अपने आप बाय डिफॉल्ट जेल जाएंगे। तो लोगों में एक डर होगा कि हमें को घपला नहीं करना है, क्योंकि एक प्रेसिडेंस बनता है। तो ये बातें हैं जिनको मुझे लगता है कि जुडिशरी को भी समझना होगा कि आप भी इस समय जनता की ऑब्जर्वेशन में हैं कि आप किसके साथ कितना सॉफ्ट पैडलिंग करते हैं। वकीलों का तो काम है जस्टिफाई करना अपने क्रिमिनल्स जो क्लाइंट हैं उनके लिए, कि नहीं ये तो सब बहुत ईमानदार आदमी है, तो बस बिल्कुल क्योंकि नाम के आगे गांधी जी लगा हुआ है तो ये सब गांधी जी ही है। तो ये तो वकीलों का काम है जस्टिफाई करना। लेकिन उम्मीद तो ये की जाती है ना कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड ये तो जज को करना होता है। तो जज को सिर्फ कानून की किताब के साथ साथ ये भी समझना होगा कि उनके जो द्वारा दिए गए जो डिसीजन हैं, क्या वो एक समाज को सही दिशा में ले जा रहे हैं या समाज को स्टैग्नेंट कर रहे हैं या समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। ये जिम्मेवारी तो जज की है, क्योंकि उन्हीं के दिए हुए जजमेंट को हम एज ए वकील प्रेसिडेंस कोट करेंगे। तो जहां हमें लूप होल मिलेगा हम उसका पूरा फायदा उठाएंगे, और यही होता है कोर्ट में। तो अब जजेस अगर टफ रुख अपनाएंगे तो क्या मजाल है कि समाज ना सुधरे, सब सुधर जाएंगे। विजय जी, चलते चलते हमारे दर्शकों को ये भी समझाइए, ये जो 751.9 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की खबर आई है, इसका मतलब क्या है? क्या ये संपत्ति अब सरकार की हो गई है, या ये केवल अटैच रहेगी, तब तक अटैच रहेगी जब तक मुकदमा अपने चरम तक नहीं पहुंच जाएगा, यानी अंतिम फैसला नहीं हो जाएगा? ये इसका स्टेटस क्या होता है जब ये खबर आती है कि साहब इतने करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है? देखिए सर, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, अगर आप ईडी का जो नोटिस है, जो प्रेस रिलीज है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो उसमें जो शब्दों का इस्तेमाल है वो मैं अपने दर्शकों के लिए, अपने श्रोताओं के लिए करता हूं कि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड इज इन पोजेशन ऑफ proceeds of crime in the form of immovable properties spread across many cities of India। और फिर सिटीज का नाम है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, मतलब घपले से जो चीजें, गलत तरीके से जो आपने पैसा अर्जित किया और उससे उसमें उस अर्जित पैसे से आपने इस प्रॉपर्टी में चाहे डेवलपमेंट किया, एक्सपेंशन किया, जो भी किया, क्योंकि पैसा तो इन प्रॉपर्टीज में गया। कल को कोई ये पूछेगा, जैसे अक्सर केजरीवाल साहब का ये होता है जी पैसा तो मिला नहीं, आप कह रहे हो लीकर वालों से हमने पैसा लिया, लेकिन मनी ट्रेल कहां है? सवाल ये आता है बार बार। तो ये भी हो सकता है कि ईडी का ये कहना है कि जो गलत ढंग से पैसा कमाया गया, पहली बात, आपने अखबार की बिल्डिंग को किराए पे रखा, किराए पे रख के आपने, आज इनफैक्ट दिल्ली का पासपोर्ट ऑफिस वहीं से चलता है, तो आप अगर इस बात को ये कहते हो कि भाई हमने वहां से किराया लिया, मान लीजिए साल का 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए जो भी किराया आपको मिला, वो आपने कैसे पैसा कमाया? टेक्निकली वो इलीगल था, क्योंकि आप उस अखबार की बिल्डिंग को कमर्शियल एप्लीकेशन में नहीं लगा सकते थे, पहली बात। तो जो आपने पैसा कमाया वो इलीगल पैसा था, उस इलीगल पैसा को हम बोलते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। उस पैसे को फिर आपने शायद उन्हीं बिल्डिंगों में फर्दर डेवलपमेंट में लगाया होगा, रिनोवेशन में लगाया होगा, तो पैसा तो लगा। अब उस पैसे को अगर कल को प्रोसीड ऑफ क्राइम को रिकवर करना होगा तो आप कैसे करेंगे? तो जहां जहां पे पैसा लगा है, इमूवेबल एसेट्स, ये बैंकों का पैसा नहीं है। अगर बैंकों का होता तो आप कहते जी देखिए हमने सोना निकाल लिया, हमने बैंकों में लॉकर खुलवा लिए, उसमें से इतना
करोड़ों का सोना निकल गया या हमने नोटों के अंबार ढूंढ लिए, ऐसा तो नहीं है। वो पैसा बिल्डिंगों में लगा है, उससे रिनोवेशन हुआ है जिससे और किराया मिले वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो इन द फॉर्म ऑफ इमूवेबल एसेट्स है, बिल्डिंगों के रूप में है। तो ईडी का ये कहना है कि हमने इन बिल्डिंगों को अटैच कर दिया है। अब ये मुद्दा क्योंकि कोर्ट में है, तो पहले तो कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि क्या ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है या नहीं, या ये वैलिड इनकम है। अगर ये वैलिड इनकम है और क्रिमिनल एक्ट नहीं है, तो ये जो ईडी ने जो प्रॉपर्टीज अटैच करी है, इनको रिलीज कर दिया जाएगा, उनके मालिकों को वापस दे दिया जाएगा। और अगर ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, और मान लीजिए जब ये क्राइम होता है, इससे कुछ इनकम टैक्स बनता है या कोई रजिस्ट्रेशन फी बनती है, जो भी पहले सरकारी हक बनता है, तो वो उसका असेसमेंट होगा कि कितना ऐसा है जो सरकार को रजिस्ट्रेशन के रूप में या रजिस्ट्रेशन फी के रूप में या स्टैंप ड्यूटी के रूप में जो भी बनते हैं, वो कितना है। फिर सवाल ये आएगा कि वो पैसा कैसे वसूल किया जाए। तो हो सकता है कि इस प्रॉपर्टी को फिर ऑक्शन किया जाए, सरकार उस पैसे को वसूल करेगी, पहले अपना अकाउंट सेटल करेगी, फिर जो बाकी देनदान है उनको दिया जाएगा, और अगर बाकी जो पैसा बचता है उसको फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा करा दिया जाएगा। तो ये आने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अभी ये पूरी प्रक्रिया में टाइम है। जब तक कोर्ट के जजमेंट नहीं आते हैं, तब तक ये एसेट्स जो हैं ये ईडी के पास अटैच रहेंगे। मतलब ना अब आप इसको बेच सकते हो, ना मॉडिफाई कर सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। हाँ, जो एग्जिस्टिंग ऑफिस चल रहे हैं, शायद उनको ये परमिशन दी जाए कि आप कैरी ऑन करिए, लेकिन आप इसको सबलेट नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। बाकी जो उसमें चेंजेस होने चाहिए एसेट्स में, वो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और जरा ये भी समझाइए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको चंदा मिलता है, क्या वो किसी कंपनी को लोन दे सकती है? और अगर कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया है एजेएल को, तो क्या कांग्रेस पार्टी पर भी किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आप जब पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करते हो अंडर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो वही है, लोकतंत्र में एक पार्टी है, उसके लिए एक कानून है, उस कानून के तहत चुनाव होता है, और उन्हीं कानूनों के तहत पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन होता है। और पॉलिटिकल पार्टीज जिसको कहते हैं डूज एंड डोंट्स, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, या आप विदेशी चंदा नहीं ले सकते, तो जो बहुत सारे प्रावधान हैं। आप कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं कर सकते, क्रिमिनल्स को टिकट नहीं दे सकते। अगर आपके लोग जेल में हैं, जैसे राहुल गांधी जी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, अगर आपको 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो आप वैलिड नहीं रहेंगे मेंबर बनने के। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में। अब सवाल इसमें आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो हिंदुस्तान का है, उसके अंदर जो सवाल निकल के आता है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने उस, जिसको कहते हैं कि जो चार्टर है उसका, या जो उसका कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का वायलेशन किया है? पहला मुद्दा। दूसरा, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना भी एक चार्टर होता है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम लोगों को एजुकेट करेंगे अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम, अबाउट डेमोक्रेसी, ये सब आप कर सकते हैं। हम रैलियां करेंगे, हम गलत काम होगा तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, ये सब आपके चार्टर में, आपके जिसको कहते हैं कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जब आपने कंपनी या जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई होगी, तब ये सब लिखा होगा कि हम क्या क्या करेंगे, हमारे साथ कौन कौन लोग जुड़ सकते हैं। अगर इसका वायलेशन होता है, क्योंकि उसी मेमोरेंडम के बेस पे ही तो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होगी। मान लीजिए मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी में लिख देता हूं कि मैं आतंकवाद फैलाऊंगा, मैं देश के टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ दूंगा, तो आपकी पार्टी ही रजिस्टर नहीं होगी। तो आपको संविधान को मानते हुए, संविधान की मर्यादाओं को मानते हुए जो आप एक्टिविटीज करेंगे, इलेक्शन कमीशन उसको इवेल्युएट करता है, उसके बाद आपको पार्टी का सिंबल और रजिस्ट्रेशन करता है। अगर इनका वायलेशन हुआ है तो डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है, पार्टी को ही डी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। यह सब डिपेंड करेगा आने वाले दिनों में कि कोर्ट का क्या रुख रहता है और बाकी क्या डेवलपमेंट्स होते हैं।
तो क्योंकि अभी ये मुद्दा सब जुडिस है, अदालती कार्रवाइयों में उलझा हुआ है और ये मुद्दे नीचे मजिस्ट्रेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर लेवल पे ये मुद्दे की लड़ाइयां चल रही हैं, तो आने वाले दिनों में ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को हम सबको मिलेगा। आने वाले दिनों में क्या-क्या होता है, इस पर सबकी निगाहें रहेगी। ज़ाहिर है, कल से इस पर हमें राजनीतिक गहमा-गहमी, आरोप-प्रत्यारोप और सरगर्मियाँ भी देखने को मिलेंगी। अभी तो 2 राज्यों में मतदान होना बाकी है। विजय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। थैंक यू सो मच। नमस्कार। प्रणाम सर। नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम।